नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जिस डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसके लिए आप कौन सी किताबें, उसके लिए कौन सी आप बुक लिस्ट फॉलो करते हैं। क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान हमेशा प्रामाणिक किताबों से ही आता है, प्रामाणिक पुस्तकों से ही आता है। और ये सारा का सारा एग्जाम आपके उसी प्रामाणिक ज्ञान का ही परीक्षण है। तो बेहतर है कि आप अपनी किताबों यानी अपने शस्त्रों को जितना हो सके उतनी बेहतर तरीके से उनका प्रयोग करें, उनको माजें। ये फिलहाल एक ऐसा काल है जिसमें आपको कुछ पता नहीं है कि एग्जाम का शेड्यूल कब आने वाला है, आयोग कब जारी करेगा परीक्षा की तिथि। ऐसे में अगर आप इतिहास को देखें तो संघर्ष या युद्ध में वही विजेता, वही योद्धा विजयी होता है जो विराम में विश्राम नहीं करता। वो लगातार अपने शस्त्रों की धार तेज करता रहता है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अभी वो समय है जो आप लीड ले सकते हैं, ऐसी लीड ले सकते हैं जो आपको बाकी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट से हटाकर और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आपको खड़ा कर सकती है। ये वो समय है जिस समय आप अपने आप को लगातार वर्क करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करिए अपनी लाइफ में। बड़े अनुशासन के साथ अगले 5-6 महीने जो भी आपके पास है उनके उन उस समय में आप पूरी तरह से अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट कीजिए। तभी आप जो है इस पूरी परीक्षा के चक्र से आप बाहर निकल पाएंगे, और जरूर निकलेंगे अगर आपने पूरी तरह से अध्ययन में अपने आप को समर्पित किया तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, प्री और मेंस के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या है इस एग्जाम का स्ट्रक्चर आरओ एआरओ का। प्री है, मेंस है। प्री में आपको जीएस में 140 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। हिंदी के आपको 60 प्रश्न आते हैं। उसी तरह से मेंस में आपको जीएस का 120 मार्क्स का एक पेपर होता है। फिर हिंदी का 160 यानी 160 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कन्वेंशनल होता है और 60 मार्क्स का बेसिक जो हिंदी होता है वो होता है। उसके बाद आपका आता है 120 मार्क्स का एसे का पेपर जिसमें आपको 3 एसे लिखने हैं। इस तरह से आपका प्री और मेंस का कॉम्पोजिशन है इस पूरे एग्जाम का। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें एग्जाम के लिए। फिलहाल आपको जीएस के लिए मैं आज किताबें बताने वाला हूं और हिंदी के लिए भी बताऊंगा। हिंदी के लिए बहुत ज्यादा किताबें नहीं है, 1 या 2 किताबें हैं, लेकिन जीएस के लिए आपको हर पार्ट के लिए एक अलग अलग किताब को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप हो सके तो उसका नोट्स बनाएं, और अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप पढ़ते समय उसको हाईलाइट करते चलें। हर बार जब उसको पढ़ें आप तो नए रंग की पेन या किसी हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करें। होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं या सारे फैक्ट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाते हैं, आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, पुराने प्रश्नों को देखते हैं, आपकी समझ में थोड़ा सा विस्तार होता है और आप धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे फैक्ट्स को जानना शुरू कर देते हैं, ऐसे फैक्ट्स को जो है मार्क करना शुरू कर देते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पढ़ाई के कई स्तर होंगे। आपको पहली बार जो है एक थॉरो रीडिंग लेनी होगी इन सारे टेक्स्ट बुक की। आपको एक एक कवर टू कवर पढ़ाई करनी होगी। फिर जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ने से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेने हैं। प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, इसको ध्यान में रख के आप दूसरी बार जब पढ़ाई करेंगे तो आप बड़े कम तथ्यों को हाईलाइट करेंगे। इसी तरह से जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे हर स्तर पर आपके हाईलाइटेड प्रश्नों का, आपके हाईलाइटेड तथ्यों की संख्या वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप जितनी बार हो सके इस चीज को रिवाइज करें, इन सारी चीजों को अपने बनाए हुए नोट्स या अपनी किताबें जो आप फॉलो कर रहे हैं उनमें जो हाईलाइटेड पार्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें। मैंने कल के एक वीडियो में बताया था कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप मेमोरी बहुत शार्प करना चाहते हैं, आप एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, तो रीड लेस एंड रिवाइज मोर, इस चीज को हमेशा फॉलो करें। फिलहाल हम देखते हैं प्री मेंस का हमने देख लिया कौन कौन से एग्जाम का, इसमें टीयर कौन कौन से हैं, स्तर कौन कौन से हैं। जीएस में आपका 140 मार्क्स का है और इसी तरह से जीएस मेंस में आपका 120 मार्क्स का है। तो आपको इन दोनों की जो तैयारी इंटीग्रेटेड करनी होगी एक साथ। आपको प्री और मेंस दोनों का जीएस एक साथ पढ़ना होगा। इतनी डेप्थ में आपको पढ़ना होगा कि आपसे क्वेश्चंस जो है वो मिस ना हो।
ठीक है। उसी तरह से आपको हिंदी की भी तैयारी साथ में करनी पड़ेगी, साथ में बेसिक और कन्वेंशनल हिंदी दोनों की आपको तैयारी साथ में लेके चलनी होगी। ठीक है। तो आप अपने डेली रूटीन का एक पार्ट जो है वो जीएस को दें, है ना। लगभग 70% पार्ट जो है आप जीएस के लिए डेडिकेट करें और 25 to 30% पार्ट आप जो है एटलीस्ट हिंदी को जरूर दें। हिंदी को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे, उसके पहले हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे नहीं होगा। आपको हिंदी को भी उतनी ही गंभीरता ही उतनी शुचिता से आपको हिंदी के ऊपर भी ध्यान देना होगा, है ना, क्योंकि हिंदी इज द की टू सक्सेस। हिंदी आपको इस एग्जाम में सेलेक्टेड लोगों की कैटेगरी में खड़ा कर सकती है। तो आप दोनों का एक इंटीग्रेटेड शेड्यूल बनाएं, दोनों को आप साथ में लेके पढ़ें, डेली का एक टाइम डिवाइड करें, कुछ जीएस में कुछ हिंदी में। अब देखते हैं हम किस किस पोर्शन से आरओ के एग्जाम में, जो इस बार का आरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें कौन कौन से पोर्शन से आपके सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। हिस्ट्री से आपके लगभग 22 क्वेश्चन रहे, जिसमें से तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहे। ठीक है। तो हिस्ट्री आपका एक बड़ा पार्ट बन जाता है, हिस्ट्री आपका मेजर चंक है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हिस्ट्री को इग्नोर करके नहीं जा सकते। फिर आता है ज्योग्राफी। आप देखिए हिस्ट्री से अगर 22 प्रश्न पूछ रहा है तो ज्योग्राफी से आपके 20 प्रश्न हो जा रहे हैं, यानी 22 और 20 लगभग 42 के करीब क्वेश्चन पूरे उसका 140 प्रश्नों में से 42 प्रश्न जो है सीधे सीधे आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो इनकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम आपको जितनी बार हो सके इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करें। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी से आपका देखिए 12 के करीब क्वेश्चन आया, यूपी स्पेशल से भी आपका 15 के करीब क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स 11 क्वेश्चन, साइंस 16 और करंट 16। तो इस तरह से आपने पूरा डिवीजन देख लिया। अब इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई को आप जो है प्रायोरिटाइज करेंगे। किस तरह से करेंगे और कौन कौन सी किताबें फॉलो करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसकी रणनीति हम अलग से एक बार किसी और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम कि किताबें कौन कौन सी फॉलो करनी है। हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र और एक बेसिक बुक आप कोई भी उठा सकते हैं, वो आपको पढ़नी है। मैं एनसीईआरटी में इस बार इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस की प्रकृति देखी होगी, सवालों की प्रकृति देखी होगी, तो 140 में से करीब 20 से 30 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न के करीब, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतने तकरीबन प्रश्न आपके सिर्फ कथन और कारण से थे। और कथन और कारण के सवालों को हल करने का सबसे अच्छा जब कोई सोर्स है तो वो एनसीईआरटी है। वो क्यों है? क्योंकि कथन और कारण कॉन्सेप्चुअल होता है, मोस्टली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी से बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डर किताब कोई आपको नहीं मिलेगी जल्दी। तो बेसिक बुक में आप एनसीईआरटी जरूर करें, और एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर का आप स्टैंडर्ड, एक बार क्वेश्चन पेपर की जो प्रकृति है क्वेश्चंस की, कथन कारण के क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, वो सारा एक बार आप देखना जरूर शुरू करें। हमने कथन कारण के ऊपर एक पूरी सीरीज निकाली हुई है, जिसमें हम पहले हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद सारे जितने बचे हुए पोर्शंस हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो फिलहाल एनसीईआरटी आपका मैंडेटरी रीडिंग है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप आ जाइए घटना चक्र में। घटना चक्र पूर्वावलोकन एक बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया आज के एग्जाम का। आप सब जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी के एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। आपको एनसीईआरटी के बाद घटना चक्र की रीडिंग भी आप मिस नहीं कर सकते, बहुत एसेंशियल है। घटना चक्र में 2 पार्ट हैं आपके। पहला तो है आपका जो उसके नोट्स हैं घटना चक्र के, उसको भी आपको पढ़ते हुए जाना है, और साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको लगाना है, जितने अभी तक के प्रश्न आए हुए हैं आयोग के इतिहास में, वो सारे आप लगाएंगे। टॉपिक वाइज सबसे अच्छा कलेक्शन घटना चक्र करता है, इसलिए मैं घटना चक्र को इतना प्रेफर करता हूं। तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ घटना चक्र अवश्य लगाएं। और तीसरा एक बेसिक बुक। बेसिक बुक कभी तीसरी नहीं होती है, आई एम सॉरी, ये सबसे प्रायोरिटाइज चीज है, इसको आपको सबसे पहले रखना है। सबसे पहले बेसिक बुक, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर लास्ट में घटना चक्र। अब बेसिक बुक में आप कोई भी एक उठा लें। मणिकांत सिंह का अगर आपको पुराना आईएएस प्री का नोट्स मिले, जिस समय आईएएस में हिस्ट्री का पेपर अलग से होता था, मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ आईएएस की, जिस समय आईएएस में प्रीलिम्स में आपका सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ता था, है ना। कोई हिस्ट्री लेता था, कोई फिलोसफी लेता था, अलग अलग सब्जेक्ट। उस समय के जो नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं मणिकांत सिंह के मार्केट में, तो आप वो उठा लें। वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, और वो नोट्स ऐसा है कि उसमें आईएएस से लेके पीसीएस सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपको नोट्स मिलता है आप जरूर उठाएं। बेसिक रीडिंग के लिए वो नोट्स बेस्ट है। अगर वो नहीं मिलता है
तो आप फिर जा सकते हैं एस के पांडे को देख सकते हैं। एस के पांडे भी बेसिक रीडिंग के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और उसके बाद फिर आर्या पब्लिकेशन, इन तीनों में से आपको कुछ भी मिल जाए, ये भी किताब बहुत अच्छी है। आप देखेंगे थोड़ा सा डीप लेवल पे है चीजें, और पीजीटी नेट वगैरह के एग्जाम के लिए इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं अभ्यर्थी। इन तीनों में से आपको कुछ भी मिल जाए, आप उसको बेसिक रीडिंग के तौर पर अपना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी की 11th क्लास की किताब आपको पढ़नी नहीं है अच्छे से। महेश बर्णवाल या परीक्षा वाणी, दोनों में से किसी एक को आप बेसिक बुक अपनी बना सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र। घटना चक्र को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घटना चक्र अपने आप में जो है काफी क्वेश्चन का सोर्स बन जाता है। आप अभी तक जितने पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक बड़ा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन, हर एग्जाम में उनको पूछा ही जाता है। तो घटना चक्र, महेश बर्णवाल या परीक्षा वाणी और एनसीईआरटी, इन तीनों किताबों को आपको रखना है। इनसे आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो बेस्ट है, नोट्स नहीं बनाते तो आप इनमें ही हाईलाइट करके उनको बार बार रिवाइज करिए। अच्छा, मैंने कुछ बड़े सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी देखा है, जब वो रिवाइज करते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उस चीज को वो बोल लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने पहली बार पढ़ा इन तीनों किताबों को, आपने हाईलाइट कर लिया, आपने दूसरी बार पढ़ा, फिर आपके हाईलाइट्स की संख्या थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको लगता है ये तो याद ही है, इसको हाईलाइट क्या करना। फिर हर स्टेज में जब आप आते हैं, 3-4 बार रीडिंग करते हैं, जब फाइनल स्टेज में आपको लगता है कि नहीं, अब ये तथ्य इतने हो गए। मान लीजिए इन तीनों किताबों को मिला के फर्स्ट रीडिंग में आपके पास आते हैं करीब 600 फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना है। सेकंड रीडिंग में आप आते आते आपको लगने लगता है कि यार ये फैक्ट्स तो याद ही हैं, इनको हटा भी सकते हैं, ये एग्जाम में मेरे गलत नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया है। सेकंड रीडिंग में आपके पास आते हैं 200 के करीब तथ्य। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ऐसा मत मान के चलिए कि पूरी ज्योग्राफी में आपको सिर्फ 200 तथ्य मिलेंगे या फैक्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सेकंड रीडिंग में आपको मान लीजिए 200 फैक्ट्स रहते हैं आपके पास, थर्ड रीडिंग में आपके तकरीबन बच जाते हैं वो 150 फैक्ट्स। कि आपको ये 150 फैक्ट जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। आपको लगता है ये 150 फैक्ट्स मुझे याद नहीं होते, मुझे मैक्सिमम इनका रिवीजन करना है, तो आप क्या करिए, जब लास्ट टाइम उसकी रीडिंग कर रहा हूं तो आप साथ में उसको बोलते हुए पढ़िए, ठीक है। बोलते हुए पढ़िए, और उसको साथ में, अगर आपके पास मोबाइल है, ऑब्वियसली बात है सबके पास होता है, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी ऑडियो क्लिप बना लीजिए, है ना। ऑडियो क्लिप से फायदा क्या होगा, ऑडियो क्लिप जो है, जब आप अपने अंतिम रिवीजन का ऑडियो क्लिप बना के रखेंगे अपने पास, तो वो ऑडियो क्लिप मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की होगी, है ना। उस 1-1.5 घंटे में आप पूरी की पूरी ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, आप उनका रिवीजन कर पाएंगे, आप उनको बारंबार सुन पाएंगे, तो आपके रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। कई बार होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं कि आप किताबें खोल के बैठे और उनको रिवाइज करें, ऐसे में ये ऑडियो नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार करके देखिए एंड यू विल थैंक मी कि सर बड़ा अच्छा तरीका बताया। मैंने कई लोगों को ये करते देखा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाली स्टडी करनी है, ऐसे में इस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आएगी। तो आप इस तरह से हर सब्जेक्ट को इनफैक्ट रिवाइज कर सकते हैं बहुत फास्ट। मेरा जो मतलब मेरा भाई है, इनफैक्ट उसका जो सिलेक्शन हुआ, उसके पास हर सब्जेक्ट के 1 या 1.5 घंटे के ऑडियो नोट्स होते थे, उसके फाइनल रिवीजन वाले ऑडियो नोट्स, जिनको वो बार बार सुनता था, और मैक्सिमम उसके जो है क्वेश्चन उन्हीं में से आते थे, और ही गॉट सक्सेस इन द एग्जाम बाय फॉलोइंग दिस वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप इससे क्या है कि हर समय आप पढ़ाई के टच में बने रहेंगे। तो आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th की, महेश बर्णवाल, परीक्षा वाणी, इसको ये घटना चक्र ये फॉलो करना है। अब सीधे आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी, कोई भी एक बेसिक बुक आप रीडिंग के लिए उठा लें। आपको इसको भी वैसे ही पढ़ना है, एक बार थॉरो रीडिंग करिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने लगे तो बहुत सारे ज्यादा फैक्ट्स उसको मत करिए हाईलाइट। हर चरण में आपके अगर फैक्ट्स फिल्टर हो रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई बहुत सही ढंग से कर रहे हैं। अगर आपको हर चरण में, हर रीडिंग वाले स्टेज में, पहले पाठन में भी आप, पहले पाठन जो आपको फैक्ट याद होते हैं, या पहले पाठन में आपने जो फैक्ट हाईलाइट किए हैं, आपको सेकंड रीडिंग में भी आपको लगता है कि ये वही फैक्ट जो हाईलाइट हो रहे हैं, इसका मतलब आपने फर्स्ट रीडिंग सही ढंग से नहीं की है। हर चरण में आपके नंबर ऑफ फैक्ट्स घटने चाहिए, ठीक है, जो आपको याद नहीं होते, है ना। लास्ट में आपके बहुत कम इस तरह से फैक्ट्स रह जाएंगे जो इनफैक्ट आपको
याद नहीं होंगे, उसका कुछ नहीं, ऑडियो नोट्स बना लीजिए। 1 घंटे का पॉलिटी का आपको ऑडियो नोट्स हो गया, हिस्ट्री का 1 घंटे का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। आप कहीं भी बैठे उसको बार बार दोहरा सकते हैं। आप 1 घंटे, आप ये सोचिए कि एक दिन में आप 2-2 बार उसकी रिवीजन कर सकते हैं उन फैक्ट्स की। कितना इफेक्टिव होता है ऑडियो नोट्स, आप एक बार ट्राई करके देखिए। एनसीईआरटी 11th हो गया, घटना चक्र हो गया, फिर से पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 किताबें आपको रेफर करनी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टैटिक पार्ट है और डायनेमिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं दृष्टि क्विक बुक, बहुत बढ़िया है, सारी चीजें एक जगह कंपाइल की हुई हैं। घटना चक्र, ऑब्वियस सी बात है, घटना चक्र में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स के वो मिल जाएंगे। और मोस्टली जो स्टैटिक पार्ट है उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं हर बार एग्जाम में, तो घटना चक्र उसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। डायनेमिक पार्ट के लिए, यानी जो करंट है, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप करंट की मैगजीन पढ़ेंगे। अगर मंथली मैगजीन में आप क्रॉनिकल कवर करते हैं, विजनाइज कवर करते हैं और घटना चक्र ये कवर करते हैं, तो मोस्टली इसमें से इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इन सारे पार्ट्स को मिला के आपका डायनेमिक पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के लिए दृष्टि क्विक बुक, घटना चक्र, और आपके पास अभी अगर समय है, आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स इतना मेजर पोर्शन है आपका, कमजोर है, पार्ट है, या आपका एखिलीस हिल है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसके लिए मृणाल के वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आप जाएंगे यूट्यूब पे, मृणाल सर की जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो 85 के करीब आपको वीडियोस मिलेंगे। उसमें से आपको बेसिक के लिए शुरुआती 30 से 35 वीडियोस आपको देखने हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम इकोनॉमिक्स का क्लियर कर देगा। और एट लास्ट में रिवीजन के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ऑडियो नोट्स इसमें भी आपको फॉलो करना है। ऑडियो नोट्स इसमें आपको बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, घटना चक्र के, वो बहुत काम आएगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो मोस्टली 4 या 5 पॉइंट होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो आपसे लगातार हर बार उसमें स्टैटिक पार्ट में क्वेश्चन जरूर बनता है। वो कौन कौन सा पार्ट है? पहले तो आपका हो जाएगा नेशनल इनकम, उसके बाद आपका इन्फ्लेशन, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। इस तरह के 4-5 टॉपिक जो है वो आपके हर बार रहते हैं स्टैटिक पार्ट में, जिनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए सिंपल सा है, या तो क्विक बुक आप फॉलो कर लें, या तो मृणाल सर के वीडियोस फॉलो कर लें, उससे वो आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। और डायनेमिक पार्ट के लिए करंट का जो भी पढ़ रहे हैं उससे आपका डायनेमिक पार्ट क्लियर हो जाएगा। आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे आपको कुछ नहीं किया, दृष्टि की क्विक बुक लेनी है बेसिक रीडिंग के लिए, या अगर आप एनसीईआरटी या एनआईओएस की किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती है इन्वायरमेंट के लिए, जो बेसिक होता है वो बड़ा अच्छा क्लियर कर देता है वो। तो आप इन तीनों में से कोई भी उठा ले बेसिक रीडिंग के लिए, दृष्टि क्विक बुक, एनसीईआरटी या एनआईओएस। उसके बाद आप घटना चक्र को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप उसको फॉलो करें। अब तो घटना चक्र में ये भी अच्छा हो गया कि आपको शुरुआत में ही नोट्स दे देता है, आप उसको दोहराएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स वहां पर आप वहीं पे आपको मिल जाएंगे नोट्स में। तो घटना चक्र इज वेरी एसेंशियल रीडिंग, आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप इसको मिस नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद दृष्टि क्विक बुक, एनसीईआरटी या एनआईओएस। ये हो गया इन्वायरमेंट की बुक लिस्ट। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे आपको कुछ नहीं करना है। घटना चक्र की अगर आप जो मैगजीन आती है मंथली, अगर वो लेते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अभी से नोट्स बनाना शुरू करिए, है ना, डेली के नोट्स। आप बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे और करंट अफेयर्स की आपको बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। डेली का आप नोट्स बनाइए वहां से। क्रॉनिकल, या तो आप मंथली नोट्स बनाइए क्रॉनिकल से, वो सबसे अच्छा होगा। डेली परेशान होने से अच्छा है कि आप मंथली क्रॉनिकल को आप फॉलो करें, उसका हर मंथ का आप नोट्स बनाएं। और उसके बाद लास्ट में जो ई दृष्टि जो आता है उसका घटना चक्र का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। समसामयिक महासागर जो है वो आता है, वो भी बहुत सही होता है। तो बहुत ज्यादा किताबें आपको नहीं जाना, आप सिर्फ अगर क्रॉनिकल भी फॉलो करते हैं हर महीने, और लास्ट में आप अगर जो दृष्टि का आता है, ई दृष्टि करके जो आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक, अच्छा, घटना चक्र का जो आता है लास्ट में कंपाइलेशन आता है साल भर का, आपको उसको रेफर करना है। तो मंथली आपको क्रॉनिकल पढ़ना है और लास्ट में आपको घटना चक्र, उससे सारा का सारा मोस्टली कवर हो जाएगा। अगर आप करंट ट्रेंड देखेंगे आरओ एआरओ का, तो बहुत ज्यादा बिखराव नहीं है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें जो हो रही हैं उनके बहुत अंदर घुस घुस के क्वेश्चन बना रहा है ना। आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक एक आपको फैक्ट याद होना चाहिए।
है ना। जैसे चंद्रयान मिशन का आपको एक एक फैक्ट पता होना चाहिए, इस तरह के जो मिशन है उनकी एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत डीप में पढ़ने हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है वो इस तरह का ही है। ऐसे में हालांकि आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वेरी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है ये। आप नहीं कह सकते कि अगर ये ट्रेंड है तो यही ट्रेंड रहेगा। तो चाहे ट्रेंड कुछ भी हो जाए, आपको दो चीजें फॉलो करनी है, एक घटना चक्र की जो लास्ट में कंपाइलेशन आती है, और आपका मंथली अगर आप क्रॉनिकल उसका नोट्स बनाते तो वो फॉलो कर लीजिए। आप दो चीजों में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं साइंस पे। साइंस के लिए आपके लिए सिर्फ लूसेंट काफी है और साथ में घटना चक्र। ये दो चीजों से आपने पढ़ लिया तो साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी। हिंदी एक बड़ा पार्ट है, 160 नंबर करीब मेंस में और 60 मार्क्स का जो हमने इधर देखा था प्री में, ये दोनों मिला के काफी बड़ा पार्ट है हिंदी का। तो उसको आपको कैसे करना है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, प्री और मेंस दोनों के लिए है, ये सफिशिएंट है। प्री का पार्ट आपका कवर कर लेगी। उसके बाद जो मेंस का कन्वेंशनल पार्ट है जिसमें आपको अलग अलग तरीके के पत्र, शासकीय, अर्धशासकीय, ज्ञापन, विज्ञप्ति, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, उसका आपको सब कुछ आपको आदित्य में मिल जाएगा। और साथ में अगर एक एक्स्ट्रा बुक, एडिशनल बुक आप रखना चाहते हैं तो हरदेव बाहरी, ये दोनों बुक मिला के अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हिंदी बहुत अच्छा आपको एक लेवल पे पहुंचा देगा, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी और एग्जाम में आपको ये आगे पुश कर देगा। तो हिंदी की तैयारी अभी से आपको करनी है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को मान के चलिए। ऐसे के लिए क्या करना है, दृष्टि की जो ऐसे की किताब आती है वो काफी है, दृष्टि, वाईसीटी और परीक्षा मंथन, इनमें से कोई भी आप ले लें। बेसिकली आप ऐसे के ऊपर जो सोशल इश्यूज हैं या जितने तरह के भी ऐसे हैं, मैं एक दिन ऐसे के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी कैसे उसको फॉलो करना है वो आप देखिएगा, उससे वो बेहतर रहेगा। इनमें से कोई भी आप ले लें, आप हर टॉपिक के ऊपर एक फॉर्मेटिंग जरूर करें। कोशिश करें कि हफ्ते में आप एक ऐसे अभी से प्रैक्टिस करें लिखने की, और हर टॉपिक के ऊपर आपकी फॉर्मेटिंग, डिटेल्ड फॉर्मेटिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि लास्ट मिनट आप जो रिवीजन होता है वो बहुत आपका आसान हो सके। उसके बाद ऐसे में आपको एडिशनल चीजें क्या करनी है, आपको कोटेशंस और स्टोरी का एक कंपाइलेशन बनाना होगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपको जहां से भी अच्छे कोटेशन मिलते हैं किसी भी टॉपिक पे, आप उसको उठाएं, अपने पास रखें। और कोटेशंस तो वैसे भी आपके नॉर्मल ज़िंदगी में बड़े काम के होते हैं, बहुत कुछ आपको सिखा जाते हैं, और अगर आप उनको याद रखते हैं तो आपकी वाणी बड़ी ओजस्वी हो सकती है। तो कोटेशंस का जितना हो सके बेहतर संग्रह अपने पास रखिए। कोशिश करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारे कोटेशंस की एक जो हमने बनाई हुई वो आपसे हम शेयर कर दें, तो वो आपके बड़े काम आएगी। इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरे अनुशासन के साथ और अपने आप को किसी योद्धा की तरह इस युद्ध में झोंक दीजिए। ठीक है। और जहां तक मोटिवेशन की बात है, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर मोटिवेशन कैसे आएगा, अभी तो कुछ आयोग का आ भी नहीं रहा है। तो मुझे एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू याद आता है, मैंने देखा था इलॉन मस्क का, आप सभी उनसे परिचित होंगे, स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज के वो सीईओ हैं। इलॉन मस्क से किसी ने एक बार पूछा कि सर, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की अपने इस छोटे से जीवन में, आप अपने आप को इतनी मेहनत के लिए मोटिवेट कैसे करते हैं। तो पहली बार तो इलॉन मस्क ने कहा कि थोड़ा अनसुना कर दिया क्वेश्चन। फिर उसने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उस पत्रकार से इलॉन मस्क ने पूछा। पत्रकार ने दोबारा वो क्वेश्चन दोहराया। इलॉन मस्क ने हंसते हुए कहा कि मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज मोटिवेशन, मतलब ये अभिप्रेरणा होती क्या है। अगर मैंने कोई गोल सेट किया है, मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो मुझे जाके उसे लेना है, मुझे जाके उसे अर्जित करना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप मोटिवेट होते हो कि आप जाओ और खाना खाओ, नहीं, वो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, वो आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो जिस समय आपको अपनी सफलता के लिए अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप पूरी तरह से स्ट्रांग कैरेक्टर आपका नहीं है। तो बेहतर है कि आपने अगर लक्ष्य सेट किया है, आरओ या जो भी एग्जाम आपका है, आपको उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपने अगर लक्ष्य सेट किया है, निर्धारित किया है, तो इसको आपको जाके पाना है। और ये एक कार्डिनल ट्रुथ है आपकी लाइफ का, जिसको आप हटा नहीं सकते, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। लक्ष्य निर्धारित किया है, जाइए उसको ले लीजिए,
और सफलता की नई वार्तें लिखिए, बिल्कुल नए अनुशासन के साथ और कठोर परिश्रम के साथ। यही तरीका है और कुछ नहीं। धैर्य बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए और अनुशासन बनाए रखिए। ये 3 चीजें आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए